नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों के यानी कि संस्कृत टीचिंग मेथड्स के रीट, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर ओल्ड टेट एग्ज़ाम के लिए 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। मित्रों, क्या है पहले प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, कह शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास। कह है यानी कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत, इनमें से देखो शिक्षण सिद्धांत अपने टॉपिक है, उनमें से कौन सा शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास है तीव्र गति में जाती, यानी कि तीव्र मानसिक विकास का तीव्र गति से वो विकास करता है ना, मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ऐसा कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो आपको बता दूं मित्रों में विकल्प है अभ्यासस्य सिद्धांत है, रुचय सिद्धांत है, मौखिक कार्य सिद्धांत है या सक्रियता यह सिद्धांत है। तो देखिए, अभ्यास का सिद्धांत करोगे है ना, बार बार अभ्यास करोगे तो उससे क्या होगा, उसे देखो अभ्यास सिद्धांत मित्रों आपको बता दूं मैं, जो सक्रियता है उससे संबंधित है ना, से क्रियाशीलता सिद्धांत या अभ्यास सिद्धांत एक ही चीज़ है ना। तो बार बार अभ्यास करोगे उससे क्या होगा, सीखोगे, मानसिक विकास तीव्र नहीं होगा। ठीक है, इस विकल्प को हटाना पड़ेगा। रुचि सिद्धांत, रुचि सिद्धांत की मुख्य विशेषता बता दूं, रुचि सिद्धांत ये कहता है कि जो मित्रों श्यामपट होता है, क्या श्यामपट, इस श्यामपट का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो ना, अधिक से अधिक प्रयोग करो श्यामपट का, ये होता है मित्रों रुचि का सिद्धांत। ठीक है, फिर आ जाता है मौखिक कार्य का सिद्धांत। मौखिक कार्य का सिद्धांत तो ये तो आपको पता है कौन से कौशल से संबंधित है, भाषण कौशल, यानी कि बोलने से संबंधित है मौखिक है ना, तो इसको बेटा दो। तो विकल्प बचा चौथा और यही इसका सही उत्तर है, यानी कि सक्रियता यह सिद्धांत है, यानी कि सक्रियता, जितना अधिक सक्रिय रहोगे उतना ही अधिक क्या होगा, मानसिक विकास हो जाएगा। मित्रों, पहला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 2 पर देखिए। मित्रों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कश्याम परीक्षायाम अपेक्षते। कि देखिए, जो बहुश्लोक कंठस्थीकरणम यानी कि बहुत से श्लोकों को कंठस्थीकरण करना, ये किस प्रकार की परीक्षा के अंतर्गत आता है। विकल्प 1 है अंत्याक्षरी परीक्षायाम, दूसरा विकल्प है शलाका परीक्षायाम, तीसरा विकल्प है निबंध रूप परीक्षायाम या चौथा है वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम। तो देखिए मित्रों, आपको बता दूं मैं कि बहुत से श्लोक है, उन श्लोकों को कंठस्थीकरण करने की जो प्रक्रिया है मित्रों, इसे अंत्याक्षरी परीक्षायाम नाम दिया गया है। यानी कि अंत्याक्षरी की परीक्षा होती है जिसमें बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थीकरण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी की देखते हैं। शलाका परीक्षा, शलाका का शाब्दिक अर्थ क्या है, सोने की पतली छड़ी। पुस्तक में जब शिक्षक पढ़ाता है तो जिस पेज पे उसने पढ़ाना बंद किया वहाँ सोने की पतली सी छड़ी, या सोने की तो नहीं है, लकड़ी की होती है वो छड़ी, वो डाल देता है, और जब भी किताब खोलता है तो वहाँ जहाँ से ये छड़ी जिस पेज में होती है वहाँ से क्या करता है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। ये होती है शलाका परीक्षा। ये शलाका परीक्षा जो मित्रों मौखिक परीक्षा है ना, उसका भाग है। ठीक है, मौखिक परीक्षा का भाग है। निबंध रूप परीक्षा का बात करूं तो निबंध देखिए मौखिक में भी आती है, सॉरी, निबंध मौखिक में क्या आती है, निबंध तो लिखित परीक्षा है ना, ये लिखित सी परीक्षा हो जाती है। यहाँ बहुत से लोग ये संबंध नहीं है ना, दूसरा विकल्प तीसरा विकल्प हट गया। चौथा विकल्प की बात करूँ वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, तो इसमें बहुत से लोग कंठस्थीकरण ये परीक्षा नहीं आता है ना। वस्तुनिष्ठ में क्या आता है, एक तो आता है रिक्त स्थान भरना, एक आता है गलत सही यानी कि सत्य असत्य वाला है ना, और एक आता है मित्रों जो मिलान करने वाला होता है। ये होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ये मौखिक भी हो सकती है और प्लस लिखित, दोनों में वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो सकती है। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 मित्रों। तो प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 कि प्रायः छात्राः, कि प्रायः जो छात्र है, संस्कृत पाठानाम, संस्कृत के पाठों को पठितुम यानी कि पढ़ने में, भावम च स्पष्टीकृतुम, और उसका पाठों का यानी कि प्राय छात्र जो संस्कृत के पाठ है उनको पढ़ने में और उनका भाव स्पष्ट करने में असमर्थः भवन्ति, असमर्थ होते हैं। समाधानम किम, इसका समाधान क्या है। अब देखिए, संस्कृत के पाठ हैं, हमेशा आप खुद भी देख लो, आप खुद भी बहुत सारे छात्र हो जिनको क्या होती है कि संस्कृत के, देखिए जो जैसे मैंने अभी इस प्रश्न की व्याख्या की है, स्पष्ट किया इस प्रश्न को, इस प्रकार एक एक शब्दों का अर्थ है स्पष्ट करने में हमें असमर्थता आती है ना, समस्या होती है। तो इसका समाधान क्या है,
तो केवल सरल शब्दों का प्रयोग करें? नहीं, केवल सरल शब्दों का प्रयोग करोगे, लेकिन यहाँ देखिए जो कठिन कठिन शब्द आ जाएंगे फिर उनका क्या होगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। दूसरा विकल्प भी हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ऊंचे पढ़ना, यानी कि उच्च आवाज़ में पढ़ना, जोर से पढ़ना, तो उससे क्या होगा? अब जोर से पढ़ने से कोई इसका अर्थ तो थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, है ना। तीसरा विकल्प देखते हैं, तीसरा क्या है? अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दानाम अनुकरणम, कि अध्यापक है इन एक एक शब्दों का उच्चारण करेगा। उच्चारण करे कैसे? कि प्राय है, फिर छात्र बोलेंगे प्राय, अध्यापक बोलेगा छात्रा, फिर वापस जो छात्र है वो बोलेंगे छात्रा। संस्कृत पाठानाम एक एक शब्दों को बुलाएगा, तो इससे अनुकरण, ये उच्चारित शब्दों का अनुकरण, ये समाधान नहीं है मित्रों ना। समाधान क्या होगा कि समुचितम उच्चारणम, कि इन समस्त शब्दों का जो उच्चारण है सुनकर फिर पुनः पुनः बार बार उच्चारण का अभ्यास करेंगे ना। जैसे प्राय बता दिया, फिर इस प्राय का अर्थ बताएगा और फिर उसका वापस बार बार इसका क्या करेंगे, उच्चारण अभ्यास करेंगे। तो ये विकल्प यहाँ सही हो जाता है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही होगा। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 कि बाला, बाला मतलब बालक और बालिकाएं, ठीक है। सार्थक लेखने निपुणा भवेयु, कि सार्थक अर्थ के सहित लेखन में निपुण होने चाहिए, भवेयु होने चाहिए, विधिलिंग लकार, ठीक है। कि बालक बालिकाएं हैं सार्थक लेखन में निपुण होने चाहिए। इति अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, आवश्यकम, इस चीज से पहले, इस जो सार्थक लेखन निपुण होने से पहले क्या जरूरी है, आवश्यक है, चित्रकला आकृति निर्माणम आदि भी गतिविधि भी, कि इनसे पहले क्या है, चित्र बनाना, आकृतियों का निर्माण कराना, ये गतिविधि आवश्यक है। तो तेसाम, इससे उनका, रिक्त स्थान आ रखा है, विकास है सम्यक भवेत, इससे उनका कौन सा विकास अच्छी तरह से होता है। तो देखिए कहने का चीज़ ये है कि सार्थक लिखने से पहले बालक चित्र निर्माण आकृति निर्माण करेगा, ये जो गतिविधि है ना, इस गतिविधि का विकास किससे संबंधित है, चित्र बनाना आकृति निर्माण, तो ये सुरक्षात्मक है? नहीं। संज्ञानात्मक, वो तो मस्तिष्क से संबंधित होती है, चित्र बनाना आकृति निर्माण ये मस्तिष्क से नहीं। भावात्मक, हृदय से कोई संबंध नहीं है ना, ये संबंध है गत्यात्मक है, यानी कि गत्यात्मक कहूँ या मित्रों मैं कह दूँ क्रियात्मक है, ठीक है ना। यानी कि मांसपेशियों, उससे देखो चित्र क्यों बनवाए जाते हैं हमेशा, है ना। देखो लिखने का एक नियम है मित्रों, जब आप लेखन कौशल पढ़ोगे संस्कृत या हिंदी शिक्षण विधियों में, तो उसमें बताया गया है कि शुद्ध या अच्छा लिखने से पहले हमेशा बालक से चित्र बनवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चित्र बनवाने से, आकृतियाँ खींचने से बालक की जो कमजोर मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है, फिर वो लिखने के योग्य हो जाता है ना। तो उसकी हाथ और मांसपेशियाँ मजबूत होती है, तो ये हाथों से संबंधित है ना, चित्र इनसे ही तो बनाता है, हाथों से, है ना। मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है, तो ये गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास बालक का कहलाता है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 4 है आपके, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है ना, एज इट इज ये प्रश्न आ सकता है मित्रों एग्जाम में, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 5, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मितम भवति, कि कक्षा में जो शोभित वातावरण, मनोहारी वातावरण, उत्तम अच्छा शांत वातावरण है, कदा यानी कब, निर्मितम भवति, कब निर्मित होता है, कक्षा में अच्छा वातावरण कब निर्मित होता है। यदा यानी कि जब छात्रा शांता भवति, जब छात्र शांत होकर बैठ जाते हैं, है ना, तो इससे अच्छा वातावरण होगा। नहीं, जब छात्र स्वतंत्र होते हैं। अब देखिए छात्रों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है, ये भी गलत है ना, क्योंकि फिर वो उनकी जो रुचि होगी उसमें वो ज़्यादा रुचि लेंगे ना, वो ज़्यादा कार्य करेंगे, इससे वातावरण शोभनीय नहीं होगा। यदा छात्रा शिक्षकेभ्यः बिभ्यति, जब छात्र शिक्षक से ज़्यादा डरते हो, शिक्षक ज़्यादा डरवाए, कड़ा अनुशासन रखे, तो इससे शोभनीय वातावरण, वो भी गलत है, दंड तो देना ही नहीं है। विकल्प 4 सही है कि यदा शिक्षकः सम्यक पाठयन्ति, कि जब शिक्षक समूह में अच्छी तरह से पढ़ाई, सम्यक का अर्थ दो होते हैं, एक समूह में और दूसरी तरह से होता है अच्छी तरह से ना, सम्यक का अच्छी तरह से, जब शिक्षक अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और कैसे, समूह में पढ़ाएंगे। आपको पता, आपने मनोविज्ञान पढ़ा है अच्छी तरह से, तो उसमें बताया गया है क्या, कि सामूहिक शिक्षण पहले करवाओ, बाद में व्यक्तिगत शिक्षण करवाना चाहिए, है ना। तो समूह में अच्छी तरह से जब शिक्षक पढ़वाएगा, है ना, तो शोभनीय वातावरण विकसित होगा। प्रश्न संख्या 5 में विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6,
देखिए हर एक विषय का आपस में संबंध है। यहाँ मनोविज्ञान पढ़ी है तो बिल्कुल इस प्रश्न को कर दोगे। मनोविज्ञानो गुणम कक्षायाम छात्राः कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्तुवन्ति, कि जो मनोविज्ञान गुण के अनुसार, देखिए मनोविज्ञान गुण के अनुसार कक्षा में जो छात्र है किस प्रकार के से ज्ञान अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं। बालक कैसे ज्ञान से अधिक प्राप्त करते हैं? श्रवणार्थ, सुनकर करते हैं? नहीं। लेखनाथ, इसको बेटा दो। सुनकर या केवल सुनकर केवल लिखकर ज्ञान अधिक प्राप्त करते हैं, गलत चीज़ है। फिर मनोविज्ञान गुण बताया, यानी कि फैक्टली क्वेश्चन है, इसका कोई रीज़न वगैरह नहीं है ना। तो देखिए दो विकल्प बचे। अब ज़्यादातर बालक पता है मुझे अनुकरण करेंगे कि अनुकरण करके, लेकिन आपको बता दूं अनुकरण का जो सिद्धांत है वह कुछ ही मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया है। हमें पूछा मनोविज्ञान गुण, यानी कि जिसमें सर्वाधिक मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया है वो मित्रों विकल्प नंबर 3 है, क्रियानुष्ठानात्, कि करके सीखने से ना, क्या करके सीखने। आपने मनोविज्ञान पढ़ा, आप खुद देख लेना ना। मैं सही उत्तर मुझसे पूछोगे जरूर नहीं, खुद ही देख लो कि करके सीखने पर सर्वाधिक मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया या अनुकरण पर। अब अनुकरण सिद्धांत तो केवल हेगार्ट महोदय ने दिया है ना। तो अनुकरण की बजाय क्रियानुष्ठानात्, ये करके सीखने पर बल है वो सर्वाधिक अच्छा है ना। इससे बालक खुद करेंगे सीखेंगे तो उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, अर्जित रहेगा। ठीक है। अगर विकल्प में ये नहीं हो क्रियानुष्ठानात् तो फिर अनुकरण आप कर सकते हो। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ विकल्प नंबर 3 है, बिल्कुल भ्रमित, विकल्प नंबर 3 सही है, आप भ्रमित मत होना। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे मित्रों। प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, शिक्षा अधिकार अधिनियम है सुनिश्चितम करोति यत प्रत्येक शिशु, कि शिक्षा अधिकार जो अधिनियम है किसका मतलब क्या है? RTE 2009। इस शिक्षा अधिकार अधिनियम ने सुनिश्चित किया है कि यत यानी कि प्रत्येक शिशु, RTE 2009 ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक शिशु को क्या करना चाहिए? हिंदी माध्यमेन अध्ययनम करोति, हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया। ऐसा बताया था हिंदी माध्यम से अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 ने बताया? नहीं बताया है ना। 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में अध्ययन करवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि RTE 2009 ने मातृभाषा को वरीयता दी है। NCF 2005 ने मातृभाषा को वरीयता दी है, याद रखना है ना। दोनों प्रश्न पूछे या NCF आ जाए तो भी मातृभाषा ही करना। ठीक है। यह विकल्प सही है कि शुरुआती शिक्षा अष्टम कक्षायाम यानी 1 से 8 तक बालकों को मातृभाषा में प्राथमिक तरीके से शिक्षा दी जाए ना। 8वीं कक्षा तक अंग्रेजी भाषा में नहीं, और कौन है कोई भी नहीं, ये विकल्प हट जाएगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी है उच्च प्राथमिक के, उनसे क्या उनका संभाषण कौशल विकासार्थम, यानी कि संभाषण कौशल मतलब बातचीत करने का, जो भाषण कौशल है बोलने का, उसके विकास के लिए अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए कथन में कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है भवेत, कि उच्च प्राथमिक के जो विद्यार्थी है कक्षाओं के, उनके लिए विकास करना है उनका संभाषण विकास, भाषण विकास, यानी कि दूसरा कौशल का विकास करना है ना। पहला कौशल श्रवण कौशल है, दूसरा बोलने के कौशल का विकास करना। तो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा? नाटकों को पढ़ना। अब बोलने में पठन ये तो बिल्कुल हट जाएगा। योग्य पदनाम चयन, यानी कि जो सही सार्थक शब्द है उनको पढ़ना चाहिए, उससे भी नहीं होगा ना। कक्षायाम चरिता विनय से आयोजनम, कक्षा में जैसे जो संवाद प्रतियोगिता या कह दूं मैं नाटक मंचन, तो उससे भी नहीं होगा ना। उत्तम वक्तु श्रवणम, ये बिल्कुल सही है। उत्तम वक्तु, उत्तम जो बोलने वाली चीज है उसको श्रवण में उसको सुनो, यही सही उत्तर है। कैसे? देखिए हम बोलेंगे कब? जब हम कुछ अच्छा सुनेंगे तब। यानी कि देखिए बोलना कौशल किसे कहते हैं? आप जब बोलने कौशल को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहाँ बताया गया है ना। सबसे पहला कौशल कौन सा है मित्रों? सुनना। इसके बाद ही तो बोलना आता है, पहले बोलना थोड़ी आएगा। हम किसी की अच्छी तरह से बात सुनेंगे तभी तो उसको वापस क्या करेंगे? जवाब देंगे, अच्छी तरह से बोलेंगे। यानी बोलने के लिए सुनना जरूरी है मित्रों, है ना। बोलने के लिए सुनना जरूरी। इस प्रकार ये एक दूसरे से सारे कौशल है, चारों कौशल अंतः संबंधित हुए, है ना। यानी कि अच्छी जो बोली है उसको सुनेंगे तब हमारे संभाषण कौशल का विकास हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 8 है वह विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते,
कि किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए वर्तनी क्या होती है, बस ये समझ जाओगे तो सही है। लेखन कौशल में, श्रवण कौशल में, पठन कौशल या कथन कौशल। कथन कौशल जिसे बोलना कौशल, भाषण कौशल, संभाषण कौशल, वदन कौशल, कथन कौशल, कुछ भी आ सकता, ठीक है। अब देखिए वर्तनी क्या होती है, वर्तनी किसे कहते हैं ये जान लो। वर्तनी होती है शुद्ध लिखना, शुद्ध लेखन, ठीक है। शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं, शुद्ध लेखन को वर्तनी कहते हैं, लेखन को वर्तनी कहते हैं, यानी कि लेखन कौशल से संबंधित है ना, बाकी के श्रवण कौशल से, पठन कौशल से, कथन कौशल से नहीं है ना। शुद्ध लिखना बस ये वर्तनी कहलाती है। तो किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है, लेखन कौशल को मित्रों। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 9 है मित्रों, वहां विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, विभिन्न संस्थितिषु संदर्भ युक्त भाषा प्रयोग से निपुणता प्राप्यते, कि विभिन्न स्थितियों में संदर्भ अनुसार भाषा का प्रयोग करने में निपुणता प्राप्त करना, ये क्या चीज़ है ना। विभिन्न स्थितियों के अनुसार भाषा का प्रयोग, स्थितियों के अनुसार शब्दों का प्रयोग, बोलने का प्रयोग ना। तो देखिए व्याकरण से नहीं है, व्याकरण तो भाषा को परिमार्जित शुद्ध करता है ना। पाठ्यपुस्तक सिद्धांतिक ज्ञान देता है, व्यावहारिक ज्ञान भी देता है। और कथा शिक्षण यानी कि कहानी शिक्षण नहीं, इससे तो क्या होता है, कल्पना शक्ति है ना वो विकसित होती है, ठीक है। संप्रेषण उपागमन है ना, संप्रेषण उपागम ये इससे रिलेटेड है, यानी कि किस प्रकार की स्थिति में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये क्या है, ये संप्रेषण है, ये बातचीत है मित्रों, है ना, बातचीत है, बोलना है, ये संप्रेषण उपागम है। अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों प्रश्न संख्या जो 10 है वहां पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में, प्रश्न संख्या 11वां देखते हैं। अभिव्यक्ति ही किदर्शम उद्देश्यम अस्ति, कि जो अभिव्यक्ति है मित्रों ये किस प्रकार का उद्देश्य है। अभिव्यक्ति क्या, अभिव्यक्ति मतलब अपने जो मन के भाव है या अपने विचार है उनको क्या करना, प्रकट करना। भावों या विचारों को प्रकट करना, बोलना, वो क्या कहलाती है मित्रों, अभिव्यक्ति कहलाती है। तो ये चीज है क्या, श्लाघात्मकम, श्लाघा, श्लाघायान होती है प्रशंसा। क्या जब हम ये बोलते हैं तो ये प्रशंसा है, तो ये तो इससे कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। रुच्यात्मकम, रुचि है, नहीं रुचि भी नहीं है। अभिवर्त्यात्मकम यानी नजरिया या दृष्टिकोण, ये भी नहीं है मित्रों। ये है कौशलात्मकम, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है मित्रों, कौशल है ना। तो जो अभिव्यक्ति है ये किस प्रकार का उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य है। प्रश्न संख्या जो 11वां है मित्रों वहाँ विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में, प्रश्न संख्या 12वां देखिए कि षष्ठ कक्षायाः यानी कि 6वीं कक्षा का एक है छात्र है, एक छात्र एकम पाठम पढ़ती, एक पाठ पढ़ता है, 6वीं क्लास का एक बालक एक पाठ पढ़ता है, यस्मिन जिसमें सह जिसमें वह एकस्य शब्दस्य अर्थम न जनार्थी, एक ही शब्द का अर्थ नहीं जानता है, बाकी पूरा पाठ का अर्थ जानता। तो तदा तेन तो उसको क्या करना चाहिए, है ना। अब देखिए शिक्षक पृष्ठ शिक्षक से पूछना चाहिए, नहीं। शब्दकोश दृष्टि हुए शब्दकोश में देख लेना चाहिए, ये भी नहीं। शब्द है उपेक्षित है, उस शब्द की उपेक्षा, उस शब्द को छोड़ देना चाहिए, नकार देना चाहिए, तिरस्कार कर देना चाहिए, ये भी नहीं, है ना। सही क्या हो जाएगा, बुद्धिमतिया अनुमेयम, यानी कि बुद्धिमता के अनुसार अनुमान करना चाहिए उस एक शब्द का। अब देखिए जिस प्रकार आप रीट का या कोई भी एग्जाम दोगे अन्य टेट का, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे संस्कृत के प्रश्न पढ़ोगे तो आपको क्या है कि जैसे इसका अर्थ आ रहा, इसका आ रहा, इसका आ रहा, फिर इसका नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, अनुमान ही तो लगाओगे, है ना, अनुमान लगाओगे। क्यों, क्योंकि एक ही शब्द का अर्थ, मुख्य चीज क्या है इसमें भाई, एक ही शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज है कि कक्षा का बता रहे हैं, 6वीं कक्षा का बालक है, तो वो बुद्धिमत्ता का अनुमेय करेगा, ठीक है, बुद्धिमत्ता से अनुमान लगाएगा उस शब्द का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर, प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों कि छात्राणाम कृते बाल साहित्यानां चयन समय भवत दृष्टिया किम अनावश्यकम, छात्रों के लिए जो बाल साहित्य का चयन करते समय भवत दृष्टिया यानी कि आपकी दृष्टि में किम यानी क्या, अनावश्यकम क्या अनावश्यक है, कौन सा आवश्यक, मुख्य रूप से नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब बालकों के लिए बाल साहित्य का चयन करें तो उसमें चित्र होने चाहिए मुख्य रूप से, ठीक है। और सबसे पहला क्या है, छात्राणाम वय है रुचि है, वय यानी उम्र, रुचि,
उम्र, रुचि, मानसिक स्तर, उसकी योग्यता, इन सब का चयन बिल्कुल होना चाहिए जब बाल साहित्य या विषय वस्तु का चयन करते हैं। विषय तो बिल्कुल सही है, बाल साहित्य का किस विषय का होगा तो इसका चयन करना जरूरी है ना। यानी विकल्प एक बचा है मुद्रण गुणवत्ता, अन्य विकल्प की बजाय ये उतना सर्वश्रेष्ठ उत्तर नहीं है। हालांकि मुद्रण यानी छपाई होती है ये हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प की तुलना में नहीं होगा। तो मित्रों अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 में विकल्प 1 सही उत्तर होगा। आगे चलिए मित्रों, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, कक्षायाम अध्यापन समय शिक्षकः कुत्र ध्यानं कुर्युः, कि कक्षा में अध्यापन के समय शिक्षक कुत्र यानी कहाँ ध्यान कुर्युः ना, कि कहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, विशेषु विषय में, मंदबुद्धि छात्रों पर, श्यामपट पे या सभी छात्रों पर। तो कक्षा में जब अध्यापन करवाएगा शिक्षक तो केवल विषय पर ध्यान नहीं देगा, ना ही केवल मंदबुद्धि पर देगा और श्यामपट पे नहीं, बल्कि वो सर्वेस्वपी छात्र यानी सभी छात्रों पर देगा, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो या औसत छात्र हो ना, सभी छात्रों पर वो ध्यान देगा। मित्रों जो प्रश्न संख्या 14 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 पर। 15वां प्रश्न है मित्रों कि चित्रमय पुस्तक नाम पठनम नाम, कि चित्र में जो पुस्तक आती है उसको पढ़ना ये क्या कहलाता है ना। तो देखिए चित्र जिस पुस्तक में, उस पुस्तक को पढ़ना क्या कहलाता है। विभिन्न वर्णों का विद्यार्थी परिचय करेंगे, नहीं ये नहीं कहलाता ना। चित्र निर्माणम प्रोत्साहनम, क्या चित्र और बनाओ उन चित्रों को देखकर, उसके लिए प्रोत्साहन, ये भी नहीं है ना। अब विकल्प 2 बचे, आप चौथा विकल्प मत करना। क्यों? क्योंकि चौथा विकल्प भ्रमित कर रहा है। चित्रानाम, उन चित्रों से, आप किसी पुस्तक में चित्र पढ़ रहे हो, उस चित्र से बोधन समझाने में, विश्लेषण व्याख्या करने में सहायता करता है, तो गलत है ये, फैक्टली क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाता है चित्रानाम दर्शनेन आनंदानुभव, कि उन चित्रों को देख कर क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। यही चित्रमय पुस्तक का नाम पठन कहलाता है। प्रश्न संख्या 15 में विकल्प 3 सही हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आज के संस्कृत शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि 15 में से कितने प्रश्न आपके लिए सही हुए। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।